हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 कंपनी के अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी हैं। आपको पढ़ना चाहिए वो क्वेश्चंस। पहला को हम कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों का हरण क्या है? जब भी किसी अंशधारी के द्वारा कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसके अंशों को हरण कर लेती है। वो अंशों का हरण कहलाता है। अंशों का हरण करने पर कंपनी उसको अंशधारी को सूचना देती है कि वो अंशों पर बकाया राशि का भुगतान कर दे। अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी के द्वारा अंशों का हरण कर लिया जाता है और अंशधारी के द्वारा जो राशि कंपनी को अंशों पर चुका दी गई है वो राशि अंशधारी को वापस कंपनी के द्वारा नहीं की जाती है, उसे अंश जब्ती खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद है, अंशों के समर्पण से क्या आशय है? अंशों के हरण के ठीक विपरीत है अंशों का समर्पण। अंशों का हरण कंपनी के द्वारा किया जाता है, जबकि अंशों का समर्पण जो है वो अंशधारी के द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। जब किसी अंशधारी के द्वारा स्वेच्छा से अपने अंशों को समर्पित कर दिया जाता है, कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो वो अंशों का समर्पण कहलाता है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वैध हरण की विशेषताएं बताइए। एक वैध हरण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अंतर नियमों के अंतर्गत अंशों का हरण किया जाए। पार्षद अंतर नियम में अंशों के हरण में के संबंध में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनका पूरा पालन किया जाए। नंबर 2, अगर किसी कंपनी के पार्षद अंतर नियम में अंशों के हरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो फिर तालिका F के नियम लगेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि कंपनी के द्वारा किए अंशों का हरण अगर किया जाता है तो वो कंपनी के हित में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपनी के पक्ष में होना चाहिए, कंपनी के हित में होना चाहिए। इसके अलावा जब भी अंशों का हरण किया जाता है तो उसके लिए अंशधारी को उचित सूचना दी जाना चाहिए। बिना सूचना के कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती। इसके बाद प्रस्ताव पारित होना। अंशों के हरण के लिए संचालक मंडल की सहमति होना जरूरी है। उनकी सहमति के बाद ही, उनके द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही अंशों का हरण किया जा सकता है। तो ये थी वैध हरण की विशेषताएं। अब है अंशों के हरण और समर्पण में अंतर बताइए। अंशों का हरण कंपनी के द्वारा किया जाता है, जबकि अंशों का समर्पण अंशधारी की इच्छा के द्वारा किया जाता है। अंशधारी अपनी स्वेच्छा से अंशों का समर्पण करता है। नंबर 2, अंशों के हरण के लिए आवेदन देना अनिवार्य नहीं है, जबकि अंशों के समर्पण के लिए आवेदन देना अनिवार्य है। इसके बाद अंशों के हरण का अधिकार कंपनी का होता है, जबकि अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी का होता है। इसके अलावा अंश हरण के बदले में कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता, जब बल्कि और कंपनी क्या करती है, जो अंशधारी कंपनी को राशि दे चुका होता है उसको भी जब्त कर लेती है, जबकि समर्पण के विषय में ऐसा नहीं है। जब भी कोई अंशधारी कंपनी को अपने अंशों का समर्पण करते हैं तो कंपनी उनको कुछ ना कुछ प्रतिफल स्वरूप अवश्य देती है। तो ये था अंशों के हरण और समर्पण में अंतर। अब हम देखेंगे अंश हरण की संबंधी नियमों का वर्णन कीजिए। अंशों के हरण के संबंध में सबसे पहला नियम यह है कि जब भी अंशों का हरण किया जाता है
तो कंपनी के जितने भी अंतर नियम है, पार्षद सीमा नियम जो भी हैं, उनका पूरा पालन किया जाना चाहिए। अंशों का हरण कंपनी के हित में होना चाहिए। अंशों को हरण करने से पहले अंशधारी को उसकी उचित सूचना दी जाना चाहिए। संचालक मंडल की सभा में इसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके अलावा जब भी अंशों का हरण होता है तो उसका उचित कारण होना चाहिए और हरण किए गए अंशों का कंपनी चाहे तो पुनः निर्गमन कर सकती है। ये अंशों के हरण के संबंध में नियम है। अब अंशों के हरण की विधि समझाइए। अंशों के हरण की क्या विधि है ये हमें बताना है। तो जब भी अंशों का हरण होता है तो उसके संबंध में सबसे पहले कंपनी का जो सचिव है वो एक ऐसी लिस्ट बनाता है, किसी नोटिस बनाता है जिसमें उन सभी अंशधारियों के नाम होते हैं जिन्होंने एक या अधिक याचना का भुगतान नहीं किया है। उस लिस्ट को बनाकर वो संचालक मंडल की सभा में पेश करता है। सेकंड, संचालक मंडल क्या करते हैं, उस लिस्ट को देखने के बाद वो ये ऑर्डर करते हैं कि जिन भी अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया है उनको नोटिस भेजा जाए। तो उनको कंपनी की ओर से एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर अंशधारी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर उनको एक नोटिस और दिया जाता है 14 दिन की अवधि का। 14 दिन का उनको टाइम दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर वो कंपनी को बकाया राशि का भुगतान कर दे। इसके बाद भी अगर टाइम लिमिट पूरी होने के बाद भी अगर अंशधारी के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में संचालक मंडल की सभा में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उन अंशधारियों के अंशों को हरण कर लिया जाए जिन्होंने भुगतान नहीं किया है। संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद कंपनी उन अंशों का हरण कर लेती है और अंशधारी को उसकी सूचना भेज दी जाती है कि आपके अंशों का हरण कर लिया गया है, अतः आप अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस कर दें। इसके बाद कंपनी सार्वजनिक रूप से एक घोषणा करवा देती है, एक नोटिस निकलवा देती है कि इस अंशधारी के अंशों को कंपनी के द्वारा हरण कर लिया गया है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कंपनी के पास जो सदस्यों का रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में से उस अंशधारी का नाम काट दिया जाता है जिसके अंशों को कंपनी ने जब्त किया है। तो ये है पूरी अंशों के हरण की प्रक्रिया जो कंपनी के द्वारा फॉलो की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन को समझाइए। जो अंश कंपनी के द्वारा हरण किए जाते हैं कंपनी उनको पुनः निर्गमित कर देती है। कंपनी अंशों को पुनः निर्गमित सममूल्य पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है और बट्टे पर भी कर सकती है। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, पुनः निर्गमित किया जाता है तो वो सममूल्य पर अंशों का पुनः निर्गमन कहलाता है। जब अंशों की अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी के द्वारा अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है तो वो प्रीमियम पर पुनः निर्गमन कहलाता है। और जब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है तो वो बट्टे पर अंशों का पुनः निर्गमन कहलाता है। बट्टे पर अंशों को पुनः निर्गमित करने पर जो बट्टे की राशि है वो अंश हरण खाते से चार्ज की जाती है, अर्थात डिस्काउंट अकाउंट को उसमें डेबिट नहीं किया जाता है, उसमें शेयर फोरफीटेड अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो ये कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपने अंशों को किस तरीके से पुनः निर्गमित करना चाहती है। लेकिन जब भी बट्टे पर अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है तो बट्टे की राशि जब्ती की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये थी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कंपनी किस तरीके से कर सकती है। इसमें जो क्वेश्चन है ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अंशों के हरण के संबंध में जो प्रावधान है वो और अंशों के हरण की विधि अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं
ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। थैंक यू।